नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए कवि पंडित श्रीधर पाठक के ऊपर। श्रीधर पाठक को हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण में देखेंगे और यह भी देखेंगे कि श्रीधर पाठक से संबंधित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए आप अपने दिमाग में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर ध्यान में रखिएगा। जब हम श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में इनका जिक्र प्रकरण 3 के अंतर्गत काव्य खंड नई धारा द्वितीय उत्थान में किया हुआ है और वे श्रीधर पाठक पर विस्तार से लिखते हैं कि पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषाएं की कविताएं ही अधिक सरस, हृदयग्राहिणी और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। यानी कि पहले ही पॉइंट में आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक का किस तरीके से मूल्यांकन किया है। बहुत सारे आलोचक जो हैं श्रीधर पाठक को खड़ी बोली की कविता से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली की कविताएं तो करते ही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा की कविताएं उनकी ज्यादा अच्छी रही हैं, उनमें सरसता रही है, हृदयग्राहिणी रही हैं और उसमें उनकी मधुर स्मृतियां दिखाई देती हैं। आगे लिखते हैं कि यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की। समस्या पूर्ति आप जानते हैं कि भारतेंदु और द्विवेदी युग की एक खास प्रवृत्ति रही है। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर कवियों को पढ़ते हुए हम विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियों को समझ पाएंगे कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कवियों को पढ़ेंगे उनकी कविताओं के माध्यम से ही प्रवृत्तियों का निर्माण होता है, तो इसीलिए हमने पहले कवियों को चुना हुआ है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो साथ ही साथ आपकी तैयारी प्रवृत्तियों को लेकर भी हो रही है। यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं श्रीधर पाठक की चर्चा करते हुए कि यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका भेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रस भरी ब्रज भाषा उनके ऋतु संहार के अनुवाद में है, वैसी पुरानी कवियों में किसी किसी की ही मिलती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऋतु संहार का श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उनके सवैयों में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। सवैया एक छंद है और छंदों पर विस्तार से आप हमारी एक वीडियो है वहां जाकर देख सकते हैं। बस आपको YouTube सर्च में जाकर मेरा नाम यानी रजनीश भी कर सकते हैं या फिर अनुराग हिंदी एकेडमी छंद करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। शुक्ल जी ने उनके एक सवैये की तरफ संकेत किया है कि ब्रज भाषा में जीता जागता उदाहरण इसको माना जा सकता है। वर्षा ऋतु वर्णन का यह सवैया लीजिए। देखिए, एक चीज है कि हम इसके पहले सेनापति की चर्चा कर रहे थे और उनको हम ऋतु वर्णन का कवि मानते रहे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक भी ऋतु वर्णन करने में रुचि दिखाई हुई है। वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। सेनापति का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आप एक बार इन पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे कि आखिरकार ये किसकी पंक्तियां हैं, वरना अगर विकल्प में सेनापति और श्रीधर होगा तो कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। लिखते हैं कि बार फुहार भरे बदरा सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजुरी ज्योति ध्वजा फहरे, घन गर्जन शब्द सोई है नगारे, रोर को घोर को ओर न छोर, नरेशन की सी छटा छवि धारे, कामिन के मन को प्रिय प्रवास, कामिन के मन को प्रिय पावस, आयो प्रिय नव मोहिनी डारे। तो आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी पंक्तियां हैं ब्रज भाषा से रिलेटेड हैं और इसमें वर्षा ऋतु की चर्चा की है श्रीधर पाठक जी ने। ये पंक्तियां ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है इनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल
के कवियों पर चर्चा करते हुए उनको अलग अलग जगह भी लिखा हुआ है। यानी आप देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक को हमने सीरियल नंबर 21 में आप सभी को यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन आगे चलकर जब द्विवेदी युग की शुरुआत होती है तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक पर विस्तार से लिखते हैं। श्रीधर पाठक जैसे कवि जो हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमणकालीन कवि के तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि जब भी परीक्षाओं में सवाल आता है तो ये श्रीधर पाठक को हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के तौर पर देखते हैं। श्रीधर पाठक की चर्चा दूसरी जगह यानी द्विवेदी युग में करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। यानी एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। उसके बाद आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। लिखते हैं कि खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक श्रांत पथिक है। श्रांत पथिक जो कि गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान में रखेंगे तो यह सवाल पूछा जा चुका है कि श्रांत पथिक किस भाषा में है, खड़ी बोली में है, इसका अनुवाद है, गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। ठीक है, यानी कि श्रीधर पाठक इंग्लिश भाषा के भी, अंग्रेजी के भी जानकार थे। उन्होंने श्रांत पथिक नाम की रचना खड़ी बोली में लिखी, लेकिन ये एक अनुवाद है। सवाल पूछा जा सकता है क्या इनका मौलिक ये रचना कर्म है या फिर अनुवाद है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें कई सवाल बन सकते हैं कि श्रांत पथिक किस भाषा में है, श्रीधर पाठक की कौन सी पुस्तक है, ये दूसरी है। श्रांत पथिक का अनुवाद किसके पुस्तक का अनुवाद है, गोल्ड स्मिथ का। उस पुस्तक का नाम क्या है, ट्रेवलर। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे। ये देखिए कथन पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में है और किसने कहा है कि मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद रखते थे। यानी कि पाठक के बारे में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। आगे और भी महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी लिखते हैं कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जमाना था कि जब तुलसीदास कविता कर रहे थे तो वो अवधी में और ब्रज भाषा में करते थे, लेकिन समय बदला, आधुनिक काल में आकर समय बदला और कुछ नई भाषाएं कविता के केंद्र में आ गई, जिसमें कि खड़ी बोली प्रमुख है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सवाल पूछा जा सकता है कि श्रीधर पाठक जो कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार रखते थे। उजड़ ग्राम जिसका कि अंग्रेजी में नाम है डेजर्टेड विलेज, इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा है। उजड़ ग्राम किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द संशोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। ये कथन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। किसका कथन है और किसके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा पाठक, क्योंकि पाठक कहने से पूरा नाम नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन ये किसके बारे में है, श्रीधर पाठक के बारे में। तो सवाल बस यही पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। आगे कई ऐसे कथन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। लिखते हैं जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। तुलना की जा रही है यहाँ पर कि ब्रज भाषा में जो भी रसीलापन था वैसे ही संस्कृत के कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास के लिए भी श्रीधर पाठक जाने जाते हैं। इन्हीं के बाद एक कवि हैं जिनका नाम है हरिऔध। हरिऔध को पढ़ते हुए
एक सवाल बनता है संस्कृत वृत्त को लेकर, ठीक है, कि किन की रचनाओं में यह पाया जाता है। तो हरिऔध को हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि हरिऔध और श्रीधर पाठक के समय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए आप खास प्रवृत्ति देख रहे हैं, दोनों कवियों में लगभग एक सा है। आगे लिखते हैं, जो कि शुक्ल जी का एकदम ट्रेडमार्क है, लिखते हैं कि ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। इस पंक्ति के माध्यम से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि को भी देख रहे हैं कि उनके आलोचना का जो प्रतिमान है वो किस प्रकार का है, कि हर कवि, चाहे वो आदिकाल का कवि हो, भक्ति काल का हो, रीति काल का हो या आधुनिक काल का हो, कुछ इनके शब्द हैं जो कि हर कवियों के लिए एक ही तरीके के प्रयुक्त होते हैं। यहां पर मान लीजिए पूछ लिया जाए इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि किसके बारे में है, तो जब तक आप गंभीरता से इस वीडियो लेक्चर को न देखेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि किसके बारे में। शुक्ल जी श्रीधर पाठक के बारे में लिखते हैं कि ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। देखिए कितना जबरदस्त ये कथन है और ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। तो इसको आप जान गए कि हम श्रीधर पाठक के दौरान इस कथन को पढ़े हुए थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इस तरीके के कथन प्रायः पूछे जाते हैं क्योंकि ये कथन थोड़ा सा चमत्कार पैदा करने वाला है। पढ़ने में आप देख रहे हैं कि अलग सा प्रतीत हो रहा है और वही सवाल के रूप में हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। आगे लिखते हैं, इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सुझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढंग के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। एक छंद का आचार्य शुक्ल उदाहरण देते हैं, उस छंद को हम देखते हैं। नाना कृपान निज पान लिए, वपुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बगपाति उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियां किसकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैं एसपी भी लिख रहा हूं। एक चीज यहां पर आपको देखना पड़ेगा, यहां बिनु शब्द का प्रयोग किया गया है। जो विद्यार्थी धैर्य बनाकर वीडियो लेक्चर को यहां तक देख रहे होंगे उनके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि बिनु शब्द आने के बाद कौन सा अलंकार होता है। आप कमेंट्स कर जरूर बताएं, जिससे कि ये पता चले कि आप थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ते हुए व्याकरण को भी पढ़ रहे हैं। हमने कई बार इसकी चर्चा की है इस अलंकार के लक्षण को लेकर। बाकी पंक्तियों को ध्यान में रखिए, यहाँ पर मोर शब्द का प्रयोग किया गया है, नंदन का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो इसमें कृष्ण भक्ति कवियों की भी चर्चा आ सकती है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कहीं कोई कृष्ण भक्त कवि तो नहीं लिखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। आगे लिखते हैं कि अत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं इन्होंने लिखे हैं। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास का एक भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी श्रीधर पाठक ने लिखे हैं। सांध्य अटन नाम की एक इनकी रचना है, उसमें इस कुछ छंदों का प्रयोग श्रीधर पाठक ने किया है, उसको देखते हैं। बीजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था,
प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा, सद्य उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुवि, शाल नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। तो इन पंक्तियों में आपको कौन सा अलंकार दिखाई पड़ रहा है? अनुप्रास अलंकार ज्यादातर आपको दिखेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय बीड़ा की इन पंक्तियों में देखिए। स्वर्गीय बीड़ा जो कि श्रीधर पाठक की एक खास रचना है। इसी तरीके से एक रचना है असाध्य बीड़ा, यानी कि बीड़ा को ध्यान में रखते हुए केवल अज्ञेय ने असाध्य बीड़ा नहीं लिखी है, बल्कि आप यहां पर देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक ने भी एक रचना की स्वर्गीय बीड़ा नाम से। तो इनको ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए रचना पूछी जाती है, ऑप्शन में अज्ञेय भी रख दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्वर्गीय बीड़ा हमने कहाँ पढ़ा हुआ है। तो श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है? स्वर्गीय बीड़ा। कुछ उसकी पंक्तियां यहाँ पर, कहीं पर स्वर्गीय कोई बाला सुमन जो बीड़ा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है, कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है, दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है, भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पे सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है। तो इन पंक्तियों को आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय बीड़ा से पंक्तियां ली गई हैं, और इसमें कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। एक जगह इसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ है, मानो शब्द आया हुआ है, तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। शुक्ल जी लिखते हैं आगे कि यह कह आए हैं कि, कई जगहों पे ये सारांश लिख देते हैं, इस सारांश में ये बात कही जा रही है। अब हमें वापस फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, एकांतवासी योगी किस ढंग पे लिखी गई है? लावनी या ख्याल के ढंग पर। लावनी का जिक्र हमने, आप देखेंगे कि भारतेंदु की चर्चा करते हुए भी की थी। ठीक है, भारतेंदु के समय भी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक अपनी रचना एकांतवासी योगी में लावनी का प्रयोग किए। लिखते हैं कि पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। श्रांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में की है। यह भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दो तरीके के सवाल बन रहे हैं। एक तो सवाल बन रहा है कि एकांतवासी किस ढंग की रचना है, एकांतवासी योगी, तो लावनी छंद, लावनी या ख्याल को आपको ध्यान में रखना है। श्रांत पथिक दूसरा सवाल बन रहा है कि किस छंद में है, रोला। इसी तरीके से हमने नंददास पर चर्चा करते हुए एक रचना के बारे में आप सभी से बात की थी, वो भी रोला छंद में। आप जरूर कमेंट्स कर बताइए कि वो कौन सी रचना है, क्योंकि जब तक हम को रिलेट करके एक दूसरे को नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजों को हम कितना याद करें। याद करने की भी एक क्षमता होती है, उसकी भी एक सीमा है। तो जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि नंददास की रचना कौन सी है जो रोला छंद में लिखी गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक की भी रचना श्रांत पथिक रोला छंद में। लिखते हैं शुक्ल जी आगे, इसके आगे भी ये बढ़े और यह दिखा दिया कि सवैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आपको बार बार दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो खड़ी बोली और दूसरी वर्सेज ब्रज भाषा। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि का मानना था कि गद्य के लिए खड़ी बोली तो ठीक है, लेकिन पद्य के लिए ब्रज भाषा ही सही है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तमाम उदाहरणों को देते हुए ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि खड़ी बोली को भी
हम पद्य की भाषा बना सकते हैं। आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस चीज की घोषणा कर दी कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इसकी पृष्ठभूमि अचानक नहीं बनी है, बल्कि लगातार जब से आधुनिक काल शुरू हुआ और गद्य और पद्य की भाषा को लेकर हमेशा द्वंद्व रहा, तो इसकी एक पृष्ठभूमि रही। पहले के कवियों द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि खड़ी बोली को पद्य की भाषा के रूप में शामिल किया जाए। यहाँ पर एक है उदाहरण दिया गया है, इस भारत में बन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रय था, जगत तत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभंग किया श्रम था, तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवानस की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। तो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि सवैये छंद में लिखी गई और खड़ी बोली कविता के विकास को ध्यान में रखकर लिखी गई। तो इन पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन शुक्ल जी का है। लिखते हैं कि पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे, समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे, इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। आप इन कथनों को देखिए, कथन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन, यहाँ पर तमाम कमियों की तरफ संकेत करते हुए शुक्ल जी का कहना है कि फला फला चीज भले श्रीधर पाठक के अंदर न हो इनके कविताओं में, लेकिन सरसता इनकी कविताओं में भरपूर मात्रा में। और आप जानते हैं कि जिस भी कवि के कविता में सरसता आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखते हैं, फिर उसके ऊपर वे भाव विभोर से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ वही स्थिति है। आगे की जो पंक्ति है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को वही बता सकता है जो सही मायने में इतिहास ग्रंथों को पढ़ा होगा। हम को रिलेट करेंगे अभी। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। अक्सर जब प्रकृति चित्रण की बात आती है, प्रकृति वर्णन की बात आती है, तो हमारे मन मस्तिष्क में सुमित्रा नंदन पंत आ जाते हैं। और तमाम परीक्षाओं में पूछा भी गया कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत अचानक प्रकृति के सुकुमार कवि नहीं है, बल्कि उसके पहले के कवियों ने भी प्रकृति का वर्णन किया हुआ है, जिसमें श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है। और यहाँ पर शुक्ल जी ने विस्तार से लिखा हुआ है कि प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया, इसलिए हिंदी प्रेमियों में उनको क्या कहा जाता है। देखिए, इस कथन को हमने इसीलिए अंडरलाइन भी किया हुआ है और बोल्ड भी किया है, हाईलाइट किया है। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। प्रकृति के उपासक, प्रकृति के सुकुमार कवि तो हम जानते हैं, लेकिन प्रकृति के उपासक कवि कौन है, आज उसको भी आपने देख लिया, श्रीधर पाठक। तो इसको बिल्कुल आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, क्योंकि मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के नाम से एक रजिस्टर जरूर बना रहे होंगे, एक नोटबुक जरूर बना रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर है, वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। आगे लिखते हैं, पर यहां यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते थे, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती है। इसीलिए उनको प्रकृति के उपासक कवि के तौर पर तो देखा गया, लेकिन आगे चलकर
प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर पंत को मान लिया गया। ठीक है। अंत में श्रीधर पाठक का जन्म 1916 यानी संवत 1916 में हुआ। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 57 घटा देना पड़ेगा, जो आएगा वही ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनका निधन 1985 में, संवत 1985 में हुआ। ठीक है। तो इसमें से भी 57 घटाएंगे, जो भी आएगा उसको आप ईस्वी मानकर अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो कई बार सीधे सीधे संवत से रिलेटेड सवाल आ जाता है, कई बार ईस्वी में आता है। दोनों को हमें ध्यान में रखना है। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखने का प्रयास किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक का मूल्यांकन कैसे किया हुआ है। आपके लिए कुछ नए तथ्य भी देखने को मिले होंगे, और अभी तक तमाम प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में श्रीधर पाठक से जितने भी सवाल आए हुए थे उसके बारे में हमने बात की, और नए सवाल कैसे बन सकते हैं उसके तरफ भी आप सभी का ध्यान मैंने ले जाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।